Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर साइंस फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स के ऊपर। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके अंतर पढ़ रहे हैं। और अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है एरर्स इन मेजरमेंट, यानी कि मापन में त्रुटि। मापन में क्या क्या त्रुटियां होती हैं, किस प्रकार से होती हैं? 2 प्रकार से त्रुटियां होती हैं, है ना, जिन्हें हम सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और ग्रॉस एरर्स बोलते हैं। और किस प्रकार से त्रुटियां, जब यदि 2 राशियां जोड़ी जाती हैं, 2 राशियां घटाई जाती हैं, तो किस प्रकार से जो एरर है, जो त्रुटि है, वो आगे चलती है। आज की क्लास में हमको, अब तक हम लोग अपेक्षिक त्रुटि और इसके अलावा हम लोग प्रतिशत त्रुटि को समझ चुके हैं। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को हम लोग समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि को हमने अब तक समझा। आज की क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि सपोज त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है। सपोज आपको कोई राशि की गणना करनी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है, आपको उसका मान निकालना है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि उसको निकालने के लिए आपको अन्य भौतिक राशियों की सहायता लेनी पड़ेगी जिन पर वो निर्भर है। सपोज हम बल की बात कर लेते हैं, तो बल के लिए मुझे द्रव्यमान और त्वरण 2 राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज हम दाब की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे बल और एकांक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, जिन राशियों की आवश्यकता पड़ेगी उनको मेजर करेंगे। अगर उन सभी राशियों में एरर आएगी, उन सभी राशियों को मेजरमेंट में त्रुटि आएगी, उन सभी राशियों को जब हम मापेंगे तो उसमें त्रुटि आएगी। तो जब हम उसको फाइनल भौतिक राशि में हमारा मान निकालेंगे, तो वो सभी त्रुटियां जो है उसमें आ जाएंगी। मतलब कि अगर हम सपोज 2 राशियों को जोड़ करके मान निकाल रहे हैं तो त्रुटियां भी जुड़ जाएंगी, है ना। और अगर हम उसको भाग कर रहे हैं तो उसके साथ त्रुटियां भी होंगी सॉल्व, और अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसके साथ त्रुटियां भी रहेंगी। तो हमको क्या देखना है कि जब हम इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे, कॉपी पेन ले चुके होंगे। चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप अपना ध्यान रखिए अपने स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रा के मापन, सॉरी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम बात कर रहे थे। डायमेंशन तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे मात्रा एवं मापन। मात्रा एवं मापन में हम पढ़ रहे थे मापन में त्रुटि। त्रुटि मतलब मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने त्रुटि लिखने में ही त्रुटि मात्रा भी लगी हुई, ठीक है। तो हमको त्रुटियों के बारे में ही तो सीखना है। चलिए अब त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स किस तरीके से होता है। तो कुछ प्रकार हैं, जैसे सपोज नंबर 1 कि हम किसी संकलन मतलब जोड़ने, सम मतलब जोड़ना। तो जब जोड़ा जाता है तो उसमें किस प्रकार से त्रुटि आती है, किस प्रकार से त्रुटियां संयोजित होती है। नेक्स्ट है एरर इन डिफरेंस मतलब घटाना, उसे हम व्यवकलन बोलते हैं। तो व्यवकलन में किस प्रकार से त्रुटि होती है। नेक्स्ट है एरर इन प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, तो गुणनफल में किस प्रकार से त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट है एरर इन कोशेंट मतलब भागफल में किस प्रकार से त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट है एरर इन केस ऑफ अ मेजर क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर, यानी कि जब हम मापित राशि की कोई घात होगी तो उस समय किस प्रकार से एरर यानी त्रुटि आ सकती है, इसको हमको के बात को तो हमको किस चीज के ऊपर डिस्कस करना है, इन सब के ऊपर। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझते हुए चलते हैं। नंबर 1 एरर इन अ सम, यानी कि किसी संकलन में त्रुटि। तो इसका सीधा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब 2 राशियों को संकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो ध्यान क्या क्या बातें रखेंगे, निरपेक्ष त्रुटि और राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर, ठीक है। तो मतलब सपोज हमने कोई राशि का यूज करा है, ठीक है। अब ध्यान रखो कैसे, किस प्रकार से होगा, के योग के बराबर होती है।
बराबर होती है। तो जैसे सपोज हमारे पास एक राशि है जिसको हम z से निरूपित कर रहे हैं और वो दो अन्य राशियों पर निर्भर है और उन दो राशियों को जोड़ने पर z का मान हमको मिलता है। ठीक है, सपोज कोई भौतिक राशि है z, जिनको जोड़ने पर हमको जिसका मान हमको कैसे मिलता है, a और b लिख लेते हैं। दो राशियां हैं a और b, उनको जोड़ने पर मुझे z का मान मिलता है। ठीक है, अब ये जो a और b राशियां हैं तो इनके अंदर भी तो कुछ त्रुटि होगी। एक को अगर त्रुटि के रूप में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होगी इसकी, डेल्टा ए क्या होगी इसकी निरपेक्ष त्रुटि होगी। ठीक है, डेल्टा ए क्या होगी इसकी निरपेक्ष त्रुटि होगी। और उसके बाद जो b राशि होगी उसको भी जब हम निकल करेंगे तो उसमें भी कुछ त्रुटि आएगी। तो त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हमारा जो हमारी भौतिक राशि है जिसमें हमको आंसर ढूंढना है उसमें भी त्रुटि के साथ में उसको कैसे लिखूंगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। ये तो क्या है, ये तो उसका ट्रू वैल्यू है, ये तो इसका क्या है ट्रू वैल्यू, मतलब वास्तविक मान z का ये रहा। लेकिन त्रुटि के साथ जो उसका मान होगा वो नीचे वाला मान होगा। तो अगर मैं इसमें त्रुटि निकालूं, त्रुटि कैसे निकालूंगा, a और b जो इसके ट्रू वैल्यूज हैं वो तो जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस तो जो त्रुटियां हैं वो अलग से जुड़ रही हैं मुझे दिख रहा है। तो इसमें देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब ये वाला मान कौन सा है, ये वाला तो ट्रू वैल्यू, और ये वाला मान आप देख रहे होंगे इसमें डेल्टा है, मतलब ये कौन सा है, ये त्रुटि वाला मान। ठीक है, त्रुटि वाला मान कहाँ से कैसे मिला मुझे डेल्टा a प्लस डेल्टा b करना है। तो मुझे पता चला अगर त्रुटि निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उनको जोड़ दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है उस राशि में, जो भी राशियां उसके साथ इंक्लूडेड है उनकी निरपेक्ष त्रुटियां देखनी है और उनका योग कर देना है, बात खत्म। आई बात समझ में, ध्यान रखेंगे इसको, ये वाला पॉइंट याद रहेगा कि जब संकलन करते हैं यानी जब सम करते हैं तो उसमें जो त्रुटि होती है वो दो राशियों के जिन राशियों पर वो निर्भर है उनके निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर वो होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एरर इन डिफरेंस यानी व्यवकलन में। तो व्यवकलन में सेम टू सेम व्यवकलन हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a माइनस b तो भी सेम चीज होगी, तो भी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। ठीक है, और प्लस माइनस ये आएगा। अगर a माइनस b लिखा हो चाहे a प्लस b, मतलब दोनों जोड़ रहे हो, दोनों चाहे दोनों घट रहे हो, लेकिन चीज सेम होने वाली है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। जब दो राशियों को व्यवकलित किया जाता है, व्यवकलित मतलब घटाया जाता है, उनका अंतर निकाला जाता है, तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि, कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर, उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो जो राशियां जिन पर वो निर्भर है उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हम निकालेंगे, उनका योग करेंगे, उसके बराबर मान होगा जो टोटल राशि में निरपेक्ष त्रुटि होगी। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in difference of two quantities is equal to the sum of the absolute errors in the individual quantities। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब भी वही, तो ये होगा दूसरे नंबर की त्रुटि जो कि है व्यवकलन की त्रुटि। ठीक, नेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं एरर इन द प्रोडक्ट, गुणनफल की त्रुटि। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बातें मैं अभी तक आपको बता रहा था उनको आपको दिमाग में रखना है। जब दो राशियों को गुणा किया जाता है, सपोज हमारे पास दो राशि है a और दूसरी राशि है b और इनको गुणा करा जा रहा है, तो मुझे एक नई राशि मिल रही है z, z बराबर a गुणा b है सपोज। ठीक है, तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि, कौन सी त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। तो डेल्टा z में आपेक्षिक त्रुटि को मैं कैसे लिखता हूँ, डेल्टा z अपॉन z। याद है ना, हमने पिछली क्लास में देखा था अपेक्ष त्रुटि, भिन्न प्रकार की त्रुटियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपेक्षिक त्रुटि और एट लास्ट प्रतिशत त्रुटि। तो ये अलग अलग प्रकार की त्रुटियां हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि तो सिर्फ जो डेल्टा ए है या डेल्टा बी है उसको डेल्टा लगा के बता देते हैं। आपेक्षिक त्रुटि में क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। तो जेड की आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालेंगे भाई, जेड की आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। और अगर मुझे क्या कहा जा रहा है, उन गुणकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। तो गुणक कौन कौन से है, ए है और बी है। तो
ए में आपेक्षिक त्रुटि और बी में आपेक्षिक त्रुटि का योग। तो ए में आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालूंगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और बी में कैसे निकालूंगा, डेल्टा बी अपॉन बी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड, मतलब जेड में आपेक्षिक त्रुटि, जेड किस किस पर निर्भर है, ए और बी के गुणनफल पर। तो ए में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी। बात समझ में आ गई। तो त्रुटि का तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब गुणनफल के रूप में लिखे होंगे तो गुणनफल के रूप में होगा हमारे पास कोई एक ऐसी भौतिक राशि, तो उसमें अगर हमको त्रुटि निकालनी है तो उसमें हम लोग कौन सी त्रुटि निकाल पाएंगे, उसमें हम लोग आपेक्षिक त्रुटि निकाल पाएंगे। और उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको दो राशियां दी गई है, उनकी आपेक्षिक त्रुटियों का योग कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि को हम लोग फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर बोलते हैं। इन प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। बात समझ में आई। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, एरर इन अ कोशेंट, यानी भागफल की त्रुटि। तो भागफल में क्या होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। यानी कि जब दो राशियों को भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि, कौन सी त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। ध्यान रखो, जब ऐसा लिखा हो z इज इक्वल टू a इंटू बी, चाहे ऐसा लिखा हो z इज इक्वल टू a अपॉन बी, बात सेम रहने वाली है। क्या, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन ये हो। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे रहेगी। तो जोड़ और घटाने में सेम चीज और भाग और गुणा में सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अभी इनको दिमाग में रखते जाइए, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट देखिए, एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर, यानी मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। अगर हम बोलते हैं कि z ऐसे लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है z बराबर a और a की घात में कुछ लिखा हुआ है, सपोज n लिखा हुआ है, यहाँ मैंने p लिखा हुआ है तो p का यूज करते हैं। सपोज p, a की घात में p लिखा हुआ है, तो इस केस में त्रुटि कैसे निकालेंगे। देखो, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, इसमें भी हमको क्या पता लगेगी, इसमें भी हमको आपेक्षिक त्रुटि पता लगेगी। इन अ क्वांटिटी रेज टू पावर p इज p टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ कि जिस भौतिक राशि पर p की घात चढ़ाई गई है उसकी आपेक्षिक त्रुटि, कौन सी त्रुटि निकलेगी, आपेक्षिक त्रुटि, मतलब कौन सी त्रुटि निकालेंगे हम, डेल्टा z अपॉन z वाली। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, उस व्यष्टिगत राशि की आपेक्षिक त्रुटि की, व्यष्टिगत राशि मतलब किसकी घात चढ़ी है, a की घात, a की आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, डेल्टा a अपॉन a गुनी होती है, मतलब इसको p से गुणा करके हम निकालेंगे, वो निकल के आएगा इसकी आपेक्षिक त्रुटि का मान। बात समझ में आए भाई। नीचे ये चीज लिखी हुई है, इस z इक्वल जो मैंने समझाया वही नीचे लिखा हुआ है। यदि z की घात, z बराबर a की घात p है तो z की आपेक्षिक त्रुटि a की आपेक्षिक त्रुटि का p से गुणा करके हम निकालेंगे। इन दोनों के बीच में गुणा हो रही है, आप देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नियम है, कुछ पॉइंट्स है। अब इनको आधार मानते हुए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन, ताप मापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः डैश और डैश हैं। इन पिंडों के तापांतर, चलिए ताप में लिख देता हूँ, इसमें ताप नहीं लिखे हुए, ताप लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T1 और T2 दे रखा है सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दो ताप दे रखे हमको, इन पिंडों के तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित करनी है। चलिए जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि इसको जो अब तक हमने पढ़ा है उसको कैसे, किस हिसाब से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताप अंतर निकालना है, ताप में अंतर, ताप अंतर का क्या मतलब होता है, ताप अंतर मतलब ताप में अंतर, और अंतर मतलब डिफरेंस। और अंतर कैसे निकालते हैं भाई, सपोज आपकी एज 25 साल है और आपके छोटे भाई की एज 15 साल है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, माइनस करके 10 साल। अब सपोज आपकी एज 15 साल है, आपके बड़े भाई की एज 25 साल है,
अंतर कैसे निकालेंगे? अभी भी माइनस करेंगे लेकिन अभी भी आंसर 10 वर्ष आएगा। ध्यान रखना, अंतर में हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। अंतर में क्या किया जाता है? बड़ी में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, छोटी में से बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटाई जाएगी। मतलब कि 25 माइनस 15 ही लिखूंगा मैं, 15 माइनस 25 नहीं लिखूंगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? 10 वर्ष, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ 25 और 15 के बीच का अंतर निकालना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ताप में अंतर, तो ताप में अंतर मतलब बड़े ताप में से छोटा ताप घटा दो। तो बड़ा ताप कौन सा है? T1 है या T2 है? देखो T2 जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस, जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो लिख रहा हूँ, जो इसका वास्तविक मान है वो लिख रहा हूँ, और T1 का वास्तविक मान है 20 डिग्री सेल्सियस। बड़ा कौन सा है? T2। तो हम जो तापांतर निकालेंगे T बराबर T2 माइनस T1 लिखते हैं। समझ में आया क्यों लिखा? T1 माइनस T2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि T2 बड़ा था और T1 छोटा था, और अंतर हमें पता है, अंतर बड़े में से छोटे का निकाला जाता है, बड़े में से छोटे को माइनस करा जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है राशियों का अंतर, यानी कि व्यवकलन। और अभी हमने व्यवकलन पढ़ा था। व्यवकलन में क्या पढ़ा था? जरा पीछे चलते हैं, जल्दी से पीछे चलते हैं और व्यवकलन वाला कॉन्सेप्ट खोलते हैं। ये रहा व्यवकलन की त्रुटि। क्या करेंगे? निरपेक्ष त्रुटियों का योग, जितनी जो राशियां हैं जिन पर वो निर्भर है उनकी निरपेक्ष त्रुटियों का योग। मतलब कि अगर हमको तापांतर निकालना है और उनमें आई त्रुटि निकालनी है, तो जो डेल्टा टी में त्रुटि होगी, अब देखो जरा इसको किस प्रकार से लिखेंगे। त्रुटि, ठीक है, जो हमारा आंसर है तापांतर है। हमसे पूछा गया है तापांतर और उसमें आई त्रुटि निकालनी है, तो पहले तापांतर में त्रुटि, टी में त्रुटि बराबर क्या होगा? T2 में त्रुटि, और क्या हो जाएंगी त्रुटियां? जुड़ जाएंगी। T1 में त्रुटि, ठीक है। तो T1 T2 में त्रुटि और T1 में त्रुटि। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। T2 में कितनी त्रुटि है भाई? T2 में जो त्रुटि है, T2 का मान है 10 माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया ये जो ये वाली वैल्यू है लास्ट वाली, ये त्रुटि है। तो T2 में 0.5 डिग्री सेल्सियस की त्रुटि है। बस T1 का मान कितना है भाई? T1 का मान है 20 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस। जो 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर में जो त्रुटि है 0.5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। 0.5 और 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो त्रुटि मुझे पता लग गया। त्रुटि को कैसे शो करूंगा? डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी मुझे पता लग गया। तो मुझे आंसर में क्या लिखना है? तापांतर और उसमें आई त्रुटि दोनों परिकलित करनी है। तो तापांतर कितना आएगा? टी का जो मान आएगा वो तो मैं निकाल सकता हूँ T2 माइनस T1 से। उसके वास्तविक मान से मैं निकाल सकता हूँ 50 माइनस 20, मतलब कितना आया? 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे तापांतर और उसमें आई त्रुटि फाइनली कितनी होगी? हमारे तापांतर और उसमें आई त्रुटि 10 माइनस डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस 10 माइनस 1 डिग्री सेल्सियस होगी। ये आपका आंसर है, और हाईलाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर है। बात समझ में आई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगर आपको याद है, अगर आपने पीछे जो बातें बताई हुई वो समझी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्वेश्चन में, और आप आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि इतना जोड़ना घटाना तो सभी को आता होगा, है ना। इसमें जोड़ने घटाने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, और दिमाग लगाना है कि मुझे जो पीछे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो टी में त्रुटि बराबर T2 में त्रुटि प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था जब व्यवकलन होता है, तो जब व्यवकलन होता है यानी डिफरेंस निकलता है, जब माइनस होता है तो त्रुटियां जुड़ जाती है। तो त्रुटियां क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अभी समय है हमारे पास, ठीक है, समय है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पेपर ही ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन, अब की बार हमको दिया है प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कर रहा हूँ।
अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, R बराबर V अपॉन आई। इस चीज को सभी जानते होंगे, कक्षा 10 में सबने पढ़ा है, ओम का नियम। ये तो सबको याद होना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्यों आया कैसा है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, पता नहीं है तो पता लग जाएगा, बस पढ़ लो, है ना। तो पढ़ने की कोशिश करो, पता लग जाएगा। 10th क्लास में था आपके पास। R बराबर V अपॉन आई, जहां V बराबर, तो V का मान दिया मुझे, जहां बराबर क्या है, वोल्टेज यानी विभवांतर 10 माइनस प्लस माइनस 5 वोल्ट, और आई दिया हुआ मुझे विद्युत धारा का मान 10 प्लस माइनस 2.2 एम्पियर हो गया। आर में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है, आर में प्रतिशत त्रुटि। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मुझे निकालना है प्रतिशत त्रुटि। कैसे लिखते हैं, ये निकालना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे दिया हुआ क्या, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भागफल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग, भी अपॉन आई। अपॉन मतलब भाग करना। तो जरा चलते हैं भाग की तरफ। भाग में हमने क्या पढ़ा था, जब भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि, यहाँ पर क्या मिलेगी मुझे, आपेक्षिक त्रुटि, मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड। मेरे पास आर है तो क्या मिलेगा, डेल्टा आर अपॉन आर। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, आर बराबर बी अपॉन आई ना। तो डेल्टा आर बराबर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी, और डेल्टा बी अपॉन बी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब मुझे क्या करना है, डेल्टा बी अपॉन बी निकालना है, डेल्टा आई अपॉन आई निकालना है, उसको जोड़ देना है। आई बात समझ में। तो चलो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें पता लग चुका है, अब तो हमें क्वेश्चन का पता लग चुका है। चलिए, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। तो हमें पता है कि जो मैं डेल्टा आर अपॉन आर निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अब डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। कैसे, देखो ये बी था, बी में डेल्टा बी मतलब बी में एरर मतलब 5 बटे जो उसकी टोटल ट्रू वैल्यू है, जो उसकी वास्तविक मान है 100, प्लस ऐसे ही डेल्टा आई हो गया 0.2, और जो उसका वास्तविक मान है वो है 10 एम्पीयर। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 7/100, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू 0.2। ऐसे रख देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल्टा आर अपॉन आर थोड़े ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% चाहिए, प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो इसको डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/100 था आया था, इसकी 100 से गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू 7, यानी कि आर में प्रतिशत त्रुटि बराबर 7%। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको बात ध्यान रखनी है, जो हमने पीछे बातें करी हैं उनकी आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक
एक रिलेशन लिखा हुआ है z बराबर a की घात 4 घात 1/3 बटे b की घात 3/2, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है रिलेशन। तो z की आपेक्षिक त्रुटि, तो z की जो आपेक्षिक त्रुटि होगी, आंसर हमसे z की डेल्टा z अपॉन z पूछा हुआ है। ध्यान देंगे जब हमने इसमें आपेक्षिक त्रुटि देखा था, यहाँ देखिए ये वाला केस है, क्योंकि यहाँ पर घात है ना, ये किस में है, घात में। सॉरी, दिस वाज फोर्थ पॉइंट आई थिंक, थर्ड, दिस वाज फोर्थ, ये वाला फोर्थ होगा और ये वाला फिफ्थ होगा। घात में क्या होगी, उसमें आपेक्षिक त्रुटि का p गुना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a की गुणा किससे, 4 से, क्योंकि a की घात में क्या है 4, प्लस डेल्टा b अपॉन b की गुणा किससे, 1/3 से, क्योंकि उसकी घात में कितना है 1/3, प्लस डेल्टा c अपॉन c, क्योंकि उसकी घात में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, गुणा 1 के साथ, मतलब इसी के साथ करेंगे, और d अपॉन d अपॉन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर डेल्टा z अपॉन z में आपेक्षिक त्रुटि निकाल सकते हैं। तो जो बातें हमने पीछे पढ़ी है बच्चों, उसी के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चंस हमको करने को मिलेंगे। और आई कैन से कि जो भी आपने अगर बातें ध्यान से सुनी होंगी और उनको समझा होगा, तो क्वेश्चन आपने जो 2-3 देखे होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमको बस बातें दिमाग में रखनी है और उनको एट लास्ट अप्लाई कर देना है, जो भी हमसे पूछी हुई चीजें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से त्रुटियों का संयोजन होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमने ये देखा कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि जब राशियों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, या फिर राशि की घात चढ़ाई गई है कोई अन्य संख्या की, तो उसको हम किस प्रकार से त्रुटि में संयोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो बातें आपको आज बताई गई, जो क्वेश्चंस आपको बताए गए, वो समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास में आप बिल्कुल प्रिपेयर होके आइए और जो बातें आपको बताई गई उनको नोट करके रखिए, उनको आप याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगली क्लास में हम इस पर आधारित काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पूरी क्लास में न्यूमेरिकल्स चलेंगे और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि आपकी साइड से मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को जरूर मिलेगा। आज की क्लास आपको पढ़ के मजा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।